नमस्कार, मैं हूं कोमल यादव। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। बांग्लादेश में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। शेख हसीना ने अपने पीएम पद से भी इस्तीफा दे दिया है और भारत में शरण लिया है। इसी बीच उनका एक बयान काफी सुर्खियों में है। उन्होंने विदेशी ताकतों का जिक्र किया था। अब वो किस देश का इशारा कर रही थी, ये तो हमें हमारे रक्षा विशेषज्ञ ही बता सकते हैं। तो चलिए उनका रुख करते हैं। तो हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल डॉक्टर जीडी बख्शी जी मौजूद है। नमस्कार सर, हिंदुस्तान पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो थैंक यू। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे कि बांग्लादेश में जैसे कि हालात बिगड़े हुए हैं और इसी बीच ऐसी खबर भी आ रही है कि विदेशी ताकतें, ये एक जो सुर्खियों में है उनका बयान शेख हसीना का, कि यहाँ पे विदेशी ताकतें बहुत कुछ करने का इरादा उनका था और किया भी गया, इसलिए उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। तो इस पर ये कौन से विदेशी ताकतें की जिक्र कर रही थी? देखिए, वो कह रही थी कि एक श्वेत नेशन, मतलब उनका इशारा अमेरिका की तरफ था कि उसने जो है वो सेंट मार्टिन आइलैंड मांगा है, डिमांड किया है कि वहां उन्हें बेस बनाने दिया जाए। तो उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री की गद्दी छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन मैं अपने देश की सुरक्षा का सौदा नहीं कर सकती, मैं नहीं दूंगी सेंट मार्टिन आइलैंड। वहां पे जो चीन था, वो भी चिटागोंग के पास एक पोर्ट है, जहां वो डीप पोर्ट बना के अपनी बेल्ट रोड इनिशिएटिव का एक आउटलेट बनाना चाहता है। और इसके चलते वो बहुत नाराज थे उससे कि वो बेस नहीं दे रही थी, हम्बन तोता जैसा। और फिर तीस्ता का जो प्रोजेक्ट था, वो भी उसने चीन को देने से मना कर दिया था उन्होंने। और उनका जो चीन का दौरा 5 दिन का था, वो मात्र 3 दिन में खत्म करके आ गई थी। देखिए, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं समझाना चाहता हूं कि जब जनरल आसिम मुनीर, जो कि फॉर्मर डीजी आईएसआई रह चुके हैं, काफी ताल्लुकात उनके गहरे हैं अमेरिका के साथ, और जब वो अमेरिका गए थे पिछले साल, तो वो विक्टोरिया न्यूलैंड से मिले थे। विक्टोरिया न्यूलैंड वही महिला है जिन्होंने यूक्रेन में मैदान कू कराया था, और बहुत सारी वो अरब स्ट्रीट रेवोल्यूशंस वगैरह के साथ वो जुड़ी हुई हैं। वो बांग्लादेश भी आ चुकी हैं और वहां पे भी वो धमका शमका के गई हैं। विक्टोरिया न्यूलैंड, जो कि बड़ी भारी कू मेकर मानी जाती थी अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की, और अब उनको रिटायर हो गई हैं, लेकिन उन्होंने यूक्रेन में जो सारी गफलत है, सारा जो तमाशा है, उनका खड़ा किया हुआ है। अब ये इंडिकेशंस बड़ी साफ मिली हैं कि सन 2016 में ये जो पाकिस्तान की आईएसआई है, बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक अहमद से वो लंदन में मिले थे। उसके पश्चात अगले साल फिर वो मिले सऊदी अरेबिया में, और उनकी गुफ्तगू चलती रही है कि खालिदा जिया की बीएनपी पार्टी का पुरजोर इस्तेमाल किया जाए, और उनका मोहरा जमायते इस्लामी है। ये वही नीच और हरामखोर हैं जिन्होंने बांग्लादेश के युद्ध के समय पूरा साथ पाकिस्तान की फौज का दिया था। औरतें सप्लाई करते थे पाकिस्तान के फौजियों को, अफसरों को। और नीच बिल्कुल ये जो है अपने देश के साथ गद्दारी इन्होंने की है और अभी भी करते आ रहे हैं। और ये जो अमेरिका है, जो चीन है, दोनों ने आईएसआई को कैट्स पॉ के तौर पे इस्तेमाल किया है बांग्लादेश में ये गदर फैलाने के लिए। अभी 7 अरब डॉलर मिले हैं पाकिस्तान को लोन आईएमएफ से। फटीचर मुल्क है, खाने को है नहीं, ठीक है, 2 रोज की रोटी अपने लोगों को नहीं खिला सकते। और लगता है कि इन्होंने काफी सारा पैसा डाइवर्ट किया है। एक तो टेररिज्म को दोबारा जिलाने के लिए साउथ ऑफ पीर पंजाल, रजौरी, पुंछ, रियासी, कठुआ, उधमपुर, डोडा इलाके में, और बाकी इन्होंने लगाया है पैसा ये डिस्टेबलाइज करने में, रेजिम चेंज करने में बांग्लादेश में। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम क्यों इतनी उदार नीति दिखा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ।
हमने उनको सीज फायर दे रखा है 4 साल का। जब बाजवा साहब चीफ थे तो उन्होंने बड़ा गिड़गिड़ा कर ये सीज फायर मांगा था लाइन ऑफ कंट्रोल पे कि साहब हम कोई हालत में नहीं है लड़ने के, तो क्यों हम पैसा वेस्ट करें। तो बड़ी खुशी से हम लोगों ने हाँ कह दिया। उन्होंने यहाँ से सारी फौजें हटाई और वो अफगानिस्तान की तरफ ले गए, जहां उन्होंने काबुल में तालिबान को इंस्टॉल करने में पुरजोर मदद करी और नॉर्दर्न अलायंस को खत्म करने में उनको बड़ा भारी धक्का उन्होंने दिया। उन्होंने अपने 3 पैरा उनके जो स्पेशल सर्विस ग्रुप के यूनिट थे वो वहां भेजे थे और तख्ता पलट कर दिया और उन्होंने अफगानिस्तान में अपनी तरफ से अपनी चाहेती सरकार तालिबान की इंस्टॉल कर दी। ये तो दूसरी बात है कि उनको उल्टे बांस बरेली को पड़ गए और वही जो अफगानिस्तान है आज, वही जो तालिबान है आज, वो उनके साथ घमासान युद्ध कर रहा है ड्यूरेंट लाइन पे और बाकी जगह, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर कहर ढा रही है। ये दूसरी बात है। लेकिन हमने तो अपना सेल्फ गोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि पाकिस्तान को फ्री हैंड दिया जाए। अब ये अमेरिका की तरफ से आदेश था या किसका आदेश था मुझे नहीं मालूम। मैं नहीं समझता था कि हमारी सरकार अमेरिका के दबाव में आएगी। बड़ी अच्छे से हमारी सरकार ने अमेरिका का दबाव विथस्टैंड किया है, उसको अपोज किया है। जहां तक रूस का मामला था, रूस यूक्रेन के युद्ध का मामला था, तो मैं हैरान हूं कि हमने ये सीज फायर अव्वल तो दिया क्यों, और अगर दे भी दिया उस वक्त तो अभी तक हम इस पे कायम क्यों हैं। वो सीज फायर का पूरा फायदा उठा रहा है कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट करने का। पंजाब की तरफ स्पेशल सर्विसेज ग्रुप वगैरह की भी खबरें आ रही हैं अब कि इन्फिल्ट्रेट कर दिए हैं उसने, वो जो कि एक्ट ऑफ वॉर है। अब ये 2 टके का मुल्क है, तो ये कह देना कि साहब ये तो हमारे लिए कुछ नहीं, हमारी तो बराबरी का केवल चीन है, हम उसी से लड़ेंगे, इसके तो हमारे पास कोई वक्त नहीं है इससे टाइम वेस्ट करने के लिए। लेकिन साहब उसके पास तो पूरा वक्त है आपको तंग करने के लिए। कश्मीर में हालत खस्ती कर रहा है, इलेक्शन के लिए नहीं होने देने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है, और अब उसने बांग्लादेश में तख्ता पलट करके हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को बड़ा भारी धक्का लगाया। कैट्स पॉ बन गया है फिर वो अमेरिकन का और चीनियों का, और उनके लिए बस वो अपनी सर्विसेज रेंट कर रहे हैं आईएसआई की, और हमारे देश को नुकसान पहुंचाया है। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजेद, वो बहुत उनके क्या भी फॉल्ट हो, वो तानाशाही कर रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, इल्जाम लग रहे हैं, लेकिन वो भारत की मित्र थी घनिष्ठ। उन्होंने भारत के इंटरेस्ट को बहुत अच्छी तरह से बांग्लादेश में सेफगार्ड किया। अब लोग कह रहे हैं कि इनको भगाओ यहाँ से, इनको, ये तो हार गई हैं, ये तो पिट गई हैं, तो इनको भेजो, इंग्लैंड भेजो, फिनलैंड भेजो, कहाँ अमेरिका भी भेज दो। अमेरिका ने तो कू करा है, तख्ता पलट किया है। यूके ने लेने से इनकार कर दिया। अमेरिका बिल्कुल नहीं मान रहा। वो तो बड़े खुश हैं कि ये आके अब भारत के पास पड़ी हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि हम ये क्यों दिखाना चाहते हैं कि हम तो फेयर वेदर फ्रेंड्स हैं। जब तक आप अच्छा कर रही हैं, ठीक कर रही हैं, हम आपके दोस्त हैं। जब आप मुसीबत में हैं, तू कौन मैं कौन। क्यों हम ये रवैया दिखा रहे हैं। वो चुपचाप से यहाँ रह सकती हैं बेचारी, सेफ्टी उनकी यहीं पे। और जो कुछ भी है, अब जैसे नॉर्दर्न अलायंस थी, जब वो हार गई तो हमने उनको ऐसे थूका जैसे कि पता नहीं कोई पत्थर थूक रहे हो मुंह से। और वो भाई एजेंट ऑफ इन्फ्लुएंस रहते हैं ना, एक लीवर रहता है आपके पास भी, भाई हम भी कुछ कर सकते हैं आपके यहाँ वगैरह वगैरह। तो सर जैसा मेरा सवाल था कि 1 करोड़ घुसपैठियों आने की शंका है, वो आशंका ग्राउंड लेवल पर कितनी सच है? क्या ये मुमकिन है? नहीं देखिए, ये तो सच है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू मंदिरों पे, हिंदू बिजनेसेस पे, हिंदू घरों पे अटैक हुए हैं। अभी तक कोई इतनी बड़ी फैटेलिटी की रिपोर्ट नहीं आई। घायल हुए हैं लोग, तोड़फोड़ हुई है, इस्कॉन टेम्पल में तोड़फोड़ हुई है वगैरह वगैरह। लेकिन बांग्लादेश की जो फौज है और बांग्लादेश की जो इंटरिम सरकार, तो अभी तक कॉन्स्टिट्यूट गठन नहीं हुआ, अभी फौज ही है करता धरता। वो लोग कह रहे हैं, उन्होंने एश्योरेंसेस दिए हैं कि ऐसा नहीं होगा।
और ना उनके हित में है कि ऐसा हो, नहीं तो मतलब फिर भारत से उनकी दुश्मनी का सवाल हो जाता है। सर एक बयान आया हुआ है, तो मैं मैं कोट समझता करना हूँ वील हैव चाहूंगी। टू वेट एंड वॉच, वील हैव टू वेट एंड वॉच। हमको अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए, हमको ध्यान जी से सर। सिचुएशन को देखना चाहिए, नहीं तो हमारे जी यहाँ सर। प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ सर। एडवोकेट डॉक्टर गोविंदा प्रामाणिक ने ये बयान दिया है, जो कि बांग्लादेश नेशनल ग्रैंड अलायंस के जनरल सेक्रेटरी जनरल है। उन्होंने कहा है कि भारत, जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स जलाए जा रहे हैं, घरों में आग लगाई जा रही है, ये सब जो है भारत रूमर्स फैला रहा है, मनगढ़ंत कहानियां फैला रहा है। इसके अलावा एक पत्रकार ने जब उनसे प्रश्न करने का ये किया, कोशिश किया, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही अगर भारत को लग रहा है कि ये सब हो रहा है, तो क्यों ना मोदी जी ही शेख हसीना का जगह ले ले, और जो हिंदू की बात कर रहे हैं वो हिंदू और सेवन सिस्टर्स भी बचा ले। तो उनका डायरेक्ट निशाना मोदी जी पर आ रहा है, ऐसे बयानबाजी चल रहे हैं वहां पे। तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या देखिए है? देखिए, मैं एक चीज बता दूं, जिन भी शक्तियों ने और सुपर पावर्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, जैसे कि अमेरिका और चीन, ये निशाना साध रहे हैं मोदी सरकार के ऊपर। ये हमको समझ जाना चाहिए कि बांग्लादेश को तो उन्होंने ट्रेलर दिखाने की कोशिश की है। वो बड़े इच्छुक हैं कि इसी प्रकार की चीज वो करना चाहते थे इलेक्शन वो करना चाहते थे इलेक्शन के दौरान, लेकिन सफल नहीं हो पाए। जॉर्ज सोरेस ने $1 बिलियन का फिरौती लगा रखी थी कि मोदी जी को हटाया जाए। वो तो हाथ धो के पीछे पड़ा है कि जैसे तैसे मोदी जी को हटाया जाए। हमारे यूट्यूब चैनल्स पर, हमारे ट्विटर हैंडल्स पर, हमारे फेसबुक पर एक उन्होंने युद्ध स्तर पर बहुत लाखों करोड़ों रुपए लगाए हैं हस्तक्षेप करने के लिए हमारी इलेक्शन में। और किसी देश में तो बवाल हो जाता, अमेरिका में बवाल हो गया था कि भाई रूस और चीन हमारी इलेक्शन में दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये वो बड़ा बवाल अभी तक चल रहा है वहां पे कि पिछली इलेक्शन में रूस ने हस्तक्षेप करने की कोशिश करी। यहाँ तो कोशिश क्या, यहाँ तो शरेआम किया गया। ये दूसरी बात है कि उनकी नहीं चली, लेकिन उन्होंने नुकसान तो पहुंचाया ना, कि जो 400 पार का मुद्दा था वो तो उन्होंने नहीं होने दिया ना। और काफी सीटों का नुकसान हुआ बीजेपी को इस अभियान के चलते। ये सोशल मीडिया पे जो अभियान चल गया था, यूट्यूब पे कितनी सारी चैनलें आ गई थी, और जो भी एंटी मोदी ट्वीट थी, अगर आप देखें सुबह पोस्ट होती थी, शाम को 5.5 लाख व्यूज, 4 लाख व्यूज, 5 लाख व्यू। ऐसे नॉर्मली थोड़ी ना होता है जब तक आप पे ना करें उसके लिए इन सारे चैनल्स को। तो ये लोग तो लगे हुए हैं। हमारे यहाँ की एक तगड़ी हिंदू सरकार आ गई है, हिंदू पॉलिटिकल कंसोलिडेशन हो गई है, जो इनको एक आंख नहीं भा रहा। देश स्ट्रांग हो रहा है, सुदृढ़ हो रहा है, और उसमें मादा है रेजिस्ट करने का, फॉरेन डिक्टेशन, फॉरेन पेनिट्रेशन। ये तो बहुत मतलब तगड़ा भारत हो गया था, बहुत स्ट्रांग भारत हो गया था, जो इनको कतई पसंद नहीं आया है। ये लोग तो चाहते हैं कि भारत कमजोर मुल्क रहे। इनको तो चाहिए कि जैसे पहले ये लात लगा सकते थे, भारत को आदेश दे सकते थे कि 26/11 हुआ, आपके 155 लोग मारे गए, तो क्या हुआ? तुम कुछ नहीं करोगे पाकिस्तान को जब तक हमारी इजाजत नहीं आती, अमेरिका से ग्रीन सिग्नल नहीं आता। और हम को भी समझ नहीं आता क्यों हमारी सरकारें बाध्य हैं कि अगर हमको कुछ करना है बॉर्डर के पार तो इनकी इजाजत ली जाए। हम तो एक बहुत तगड़ा देश है, आजाद देश है, और हमको बिल्कुल हमने दिखा दिया दुनिया को कि हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। कितना जोर डाला अमेरिका ने कि हम तेल का आयात बंद करें, हम भी सैंक्शन में जुट जाएं। अगर पाकिस्तान पाकिस्तान का सॉरी, अगर अगर उनका रूस से झगड़ा है तो हम भी रूस से कुट्टी कर लें, हम भी अपने रिश्ते तोड़ लें। अब साहब हम कोई गुलाम मुल्क थोड़ी ना है, हम 51st स्टेट नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स की। तो हमने तो बड़ा अच्छे से बिल्कुल बोला कि साहब हम आप अपने राष्ट्र हितों को देख रहे हैं, हम अपने राष्ट्र हितों को देखेंगे। हम अपनी जब यूरोप के लोग खरीद रहे हैं चोरी छुपे तेल और गैस रूस से, तो भारत पे आप कैसे प्रतिबंध लगा सकते हैं? हमको जहां सस्ता तेल मिलता है हम लेंगे, हमको भी तो अपनी इकोनॉमी बचानी है। हमने अपने लोगों की तबाही नहीं करनी है आपको खुश करने के लिए।
तो ये देख के भारत के स्वतंत्र नीति देखकर वो काफी चिढ़े हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन लगता है अब तो दुश्मनाई के स्तर पे आ गई है। वो हमको तेजस जेट फाइटर्स के लिए जीई के 404 इंजन और 414 इंजन दे रहे थे, ताकि हमारी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ लगातार घटती जा रही है, क्योंकि मिग 21 जहाज 1960-70 की दशक के अभी तक उड़ाने को हम मजबूर हैं। तो इसलिए एक हमने चलाया था प्रोग्राम की एलसीए 80 आएंगे, फिर बाद में 140 और आएंगे और हम पूरे मिग फ्लीट को फेज आउट कर देंगे। लेकिन इन्होंने तो साहब हाँ बोल के एग्रीमेंट साइन करके ये मुकर गए हैं। ये तो इनकी फितरत है, आदत है कि नुकसान पहुंचाना, बिल्कुल मुकर जाना अपने वायदों से। अपने ये कोई रिलायबल दोस्त नहीं है। रूस रिलायबल, टेस्टेड, ट्राइड फ्रेंड है, लेकिन यहाँ पे भी एक तबका है जो दबाव डाल रहा है सरकार पे कि नहीं जी आप अमेरिका के तलवे चाटो, नहीं तो हमको नुकसान होगा। तो आप डर रहे हैं ना, आप डर के जो भी काम भय से किया जाता है वो अच्छा नहीं होता। ठीक है, हमने स्वाभिमान दिखाया है, हम स्वाभिमान दिखाते रहे, अडिग रहे उस पथ पे। और मुझे पक्का यकीन है कि इस तरह की साजिश जो है वो हम बेनकाब कर पाएंगे और हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। हमको लेकिन अलर्ट रहना है, बहुत अलर्ट रहना की जरूरत है। जी सर। और नंबर 2, सारी गफलत के पीछे पाकिस्तान है। आप चाहे कुछ भी कह लें कि पाकिस्तान हमारी नजरों में 2 टके का फटीचर मुल्क है, उसको पता कभी यहाँ से भीख मांग रहा है, कभी वहां से भीख मांग रहा है, लेकिन वो भीख मांग मांग कर भी ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, पाकिस्तान की फौज उधार लेकर भी घी पीना चाहती है। नेक्स्ट उनको बेस्ट हथियार चाहिए और वो हिंदुस्तान को तंग करना चाहती है, हिंदुस्तान के लिए गले में कांटा बनना चाहती है, आफत बन के रहना चाहती है, और वो आफत हमारे लिए पैदा कर रही है। तो पाकिस्तान को इतना उदारवाद दिखाना ये खतरे से खाली नहीं, जी चाहे सर, जैसे चीन का, आपने चाहे पाकिस्तान का अमेरिका मेंशन का। किया है, जैसे आपने पाकिस्तान का मेंशन किया है, मुझे याद हाँ, आया कि शेख हसीना के बेटे ने भी दावा किया है कि बांग्लादेश पाकिस्तान जैसा बन सकता है। तो अब इसमें ये देखना होगा कि मोहम्मद यूनुस भी उनको चीफ एडवाइजर के तौर पर अंतरिम सरकार पे गठन कर दिया है, उनको चीफ एडवाइजर बना दिया गया है। तो ये अभी प्रो इंडिया होने वाला है या एंटी इंडिया होने वाला है? इस पर क्या राय है आपकी? बेटा क्या, ये तो हम मजाक कर रहे हैं अपने साथ। देखिए, ये यूसुफ मोहम्मद साहब बहुत चहेते हैं अमेरिका के, अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के। खासकर जी। हिलरी क्लिंटन ने कई वर्ष पहले जब उनको अरेस्ट किया था हसीना सरकार ने खून निचोड़ने के इल्जाम पर कि वो गरीबों का उनको डेट ट्रैप में फंसा रहे हैं वगैरह वगैरह करके इल्जाम, बड़े कोई 100 से ज्यादा इल्जाम लगे थे इन पे, और इनको कैद किया था। तो उनको छुड़वाने के लिए हिलरी क्लिंटन ने प्रणब दादा से बात करी थी, जब जो उस वक्त हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, प्रणब मुखर्जी से बात करी थी। तो ये तो इनका पुराना रिश्ता रहा है। और द फैक्ट कि इनको देखिए चुना है स्टूडेंट, जो उपद्रवी स्टूडेंट हैं उन्होंने कहा है कि ये बन के आएंगे, फौज नहीं चूज करेगी, हम चूज करेंगे कि कौन बने। तो साफ जाहिर है इसमें अमेरिका का हाथ है। वो एक पढ़े लिखे सज्जन हैं, अच्छे हैं वैसे तो, और नोबेल प्राइज प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन नोबेल प्राइज भी अमेरिका के पिछलग्गुओं को ही मिलता है, ठीक है, और खासकर नोबेल पीस प्राइज, इकोनॉमिक प्राइज वगैरह वगैरह। बट ही इज एटलीस्ट, वी कैन से, वो कट्टरपंथी नहीं, जो कुछ भी है पढ़ा लिखा आदमी है, कट्टरपंथी नहीं है। तो आई डोंट थिंक ही विल ये हिंदुओं का नरसंहार वो वहां पे कराना चाहेगा। और बीएनपी के वो लोग आए, जमायते इस्लामी के, तो वो तो जरूर करा के छोड़ेंगे और भारत की नाक काटने के लिए वो हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ये रहे तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम कुछ सेकुलर लिबरल वैल्यूज तो रहेंगी। भारत के इन्होंने कह दिया है कि भाई भारत को चूज करना पड़ेगा बांग्लादेश के बीच में और हसीना वाजेद के बीच में, ठीक है, या हसीना वाजेद को चुन लें या बांग्लादेश को चुन लें। तो अब हसीना वाजेद को जब हटा ही दिया है, यथार्थ के साथ हमको भी डील करना पड़ेगा, हम भी विश फुलफिलमेंट में नहीं रह सकते, तो हमको भी अब इनके साथ डील करना पड़ेगा।
एंड पर्सनली आई वुड रादर प्रेफर कि हम ऐसे पढ़े लिखे आदमी से डील करें, ना कि जमात इस्लामी के कट्टरपंथी कुत्तों से। तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होने वाला है? ये ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। बांग्लादेश की स्थिति का भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या असर हो सकता है, ये सवाल है? अच्छा, जी, देखिए, जी, बात ऐसी है कि सबसे पहले तो हमको प्रॉब्लम आती है सिक्योरिटी की, अर्थव्यवस्था से भी पहले सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहां से इन्फिल्ट्रेशन बढ़ सकती है, जिसको मैनेज करने में शेख हसीना वाजेद की सरकार, हमारा काफी सहानुभूति थी उसके प्रति, हमारे प्रति। और जो भी टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप जो खोल रखे थे इरशाद के समय और जिया रहमान के समय, बेगम खालिदा जिया के जमाने में, वो बंद करा दिए थे हसीना वाजेद ने। और चेटिया शेटिया, ये जो असम की जो लिबरेशन मूवमेंट वगैरह थी, वो ढाका में पाल के रखे थे, उन सबको दरकिनार किया, दूर किया, भगाया वहां से। तो एक तो वो सिक्योरिटी का है। अगर हिंदुओं के बरखिलाफ कोई पोग्राम होती है, तो फिर हमको रिफ्यूजी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ जाएगी। उनको अपने देश में लाना, सीएए इसी के लिए तो बना था कि उनको शरण देनी पड़ेगी, उनको रीसेटल करना पड़ेगा, उस पे इकोनॉमिक खर्चा तो होगा ही आपका, नुकसान तो होगा ही आपका, और भी छोटी-मोटी प्रॉब्लम उसमें आ सकती हैं सोशो इकोनॉमिक। जहां तक इकोनॉमी का सवाल है, जो बिमटेक का इनिशिएटिव हमने लिया था कि भाई हम नॉर्थ ईस्ट को जोड़ें बांग्लादेश के जरिए, जो कि सबसे छोटा रास्ता है, नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट करें, नंबर एक। जो लोकल देश हैं म्यांमार, थाईलैंड वगैरह, उनके साथ कोऑपरेशन हो बांग्लादेश के जरिए, चिटागोंग के पोर्ट के जरिए, अब वो बिल्कुल सवालिया निशान उस पे आ गया है। और हमारा भी ट्रेड काफी है उनके साथ, तीन तरफ से भारत चारों तरफ है बांग्लादेश के। बांग्लादेश को भी बहुत जरूरत है भारत की, हमने इकोनॉमिकली बहुत मदद की है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वहां पे किए हैं, और आर्थिक सहायता बहुत दी है हमने बांग्लादेश को। अब बांग्लादेश भी इतनी आसानी से भारत का सपोर्ट नजरअंदाज नहीं कर सकता। टेक्निकली हमको उस पावर से डील करना है जो वहां पे अब सत्ता में है। दैट इज प्रैक्टिकल, दैट इज यथार्थवादी है वो, कि हम उनसे डील करें जो है। अब जो अब वो हमारी सपोर्टिव थी हसीना वाजेद, अनफॉर्चुनेटली उनको उनकी तख्ता पलट कर दी गई है। इसमें आई वुड से हमारी भी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को कुछ ब्लेम लेना पड़ेगा कि हम इसे रोक नहीं पाए, हम पाकिस्तान की नकेल नहीं कस पाए। फ्री हैंड पाकिस्तान को मिल गया है, चाहे वो पीर पंजाल के साउथ हो, जम्मू कश्मीर हो, चाहे बांग्लादेश हो, जहां मर्जी चाहे वो उंगल करे, वो मालदीव्स में हमको तंग करे, बांग्लादेश में तो तख्ता पलट कर दिया है, हमारे लिए बड़ी सिक्योरिटी पैराडाइम शिफ्ट करा दिया है, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है पाकिस्तान ने। और हम हैं कि उसके प्रति उदार नीति आ गई है। अभी तक क्यों नहीं उड़ी स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जैसा स्ट्राइक नहीं हुई, क्यों बालाकोट की एयर स्ट्राइक जैसा कुछ नहीं हुआ, उससे भी हम कहीं आगे कर सकते हैं, बहुत सारे विकल्प हमारे पास हैं, वो क्यों नहीं अख्तियार किए गए? जबकि कोई 50 से ज्यादा सोल्जर पिछले 2-3 साल में हमारे शहीद हो गए हैं। अब कोई क्वांटिटेटिव लगाना है कि साहब 45 एक बार मारे तभी हम कुछ एक्शन लेंगे। अब उससे तो ज्यादा तो इन्होंने अगर छुट-छुट मारे तो चलता है, फौजी मारे तो चलता है। मतलब ये तो साहब थोड़ा अजीब ही किस्सा है। उन्होंने जो पहला दिन था मोदी सरकार का, जब शपथ ग्रहण हो रही थी मोदी 3.0 की, तो उन्होंने रियासी में हमारे श्रद्धालुओं के ऊपर हत्याकांड किया था। ये तो भगवती की कृपा है कि साहब वो बच गए। उनका तो इरादा था कि ड्राइवर को गोली मार के बस को रुकवाएं, एक-एक की कनपट्टी पे रख के 52 के 52 लाशें वो उस दिन हमको भेंट देते, तोहफा देते, मोदी सरकार के पहले दिन पर। अब मोदी सरकार में मैं थोड़ा हैरान हूं कि ये नई सहनशीलता कहां से आ गई है पाकिस्तान के प्रति। क्यों सीज फायर नहीं तोड़ा अभी तक? वो तो इन्फिल्ट्रेशन को फैसिलिटेट करता है। एक तो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, ऊपर से आप कह रहे हैं हम तो सीज फायर देंगे। पाकिस्तान से क्या इतनी क्या मोहब्बत हो गई है, मुझे नहीं समझ आया। उनकी फटीचर हाल है, वो उनकी अपनी करनी, हमारा इसमें क्या लेना देना? वो मुल्क में तबाही हो रही है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है,
2 रोज की रोटी नहीं मिल रही, बिजली का खर्चा बिल नहीं लोग पूरा कर पा रहे, गर्मी सड़ी गर्मी में वो बगैर पंखे और बगैर एसी और कूलर के रहने पे मजबूर हैं। तो ये तो उनकी सरकार की गलती है ना। हम क्यों सहानुभूति दिखा रहे हैं? अरे साहब घायल है तो हमको उसको दूध पिलाना है। ये काम भारतवर्ष का ही रह गया है कि नहीं साहब इनको जरा फिर खड़े होने दो ताकि हमको अच्छे से तंग करें। अरे साहब जब फटीचर हाल है तब देखिए कितना तंग कर रहा है। चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, पंजाब में हो, चाहे वो बांग्लादेश में देख लीजिए इनके हथकंडे। और इस हथकंडे के बाद भी आप बड़ा उदार अगर एटीट्यूड रखेंगे पाकिस्तान की तरफ तो ये बहुत भारी भूल होगी हमारी, बहुत भारी। ये सांप है और इसको सर कुचल डालना चाहिए, मार डालना चाहिए। और हमें अमेरिका की इजाजत की जरूरत नहीं है। अमेरिका को भी समझ आ जी जाना चाहिए कि हमको भी अपने राष्ट्र हितों की सुरक्षा करनी है। अगर वो हमारे दोस्त है तो ऐसे दोस्तों से तो दुश्मन भले। हमको भी सर, बिल्कुल और एक क्लियर करना बहुत पड़ेगा। जी। जी सर, जी सर। सर, एक अहम सवाल जो उठकर आ रहा है, उभर रहा है अभी, वो ये है, जैसे आप भारत का नक्शा देखोगे, चौतरफा भारत घिर चुका है। तब इसके बीच जैसे कि कोविड महामारी के टाइम पे हमने आपत्ति को एकदम अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर दिया था। क्या ऐसे ही उम्मीद की किरण हम भारत में ऐसा देख सकते हैं? ऐसी कोई उम्मीद की किरण? नहीं क्यों नहीं कर सकते? ठीक है ना, मैं निराशावादियों में बिल्कुल नहीं हूं। ठीक है, अफगानिस्तान पे भी पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, और वो बड़ा कह जी। रहे थे कि हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ हमको प्राप्त हो गई है। और उनके आईएसआई डीजी आईएसआई जो थे तत्कालीन, वो बड़े एक कॉन्करर के लहजे से काबुल के बेस्ट होटल में गए थे, अफगानिस्तान के लोगों की फोकट की विस्की पी थी और ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि वो बड़े भारी विजेता हों, जूलियस सीजर हो या क्या है, या जंगीज खान हो, जीत के आए हैं। सिरस्वाज जीते, वो तो अफगान लड़े थे और बड़े खुश हो रहे थे। क्या हालत है आज? तालिबान जो है, जो भी सरकार आएगी काबुल में, मैंने उस वक्त ही कहा था कि वो अपने राष्ट्र हितों को प्राथमिकता देगी। वो वफादार होगी अपने देश के प्रति, ना कि वो इनकी गुलामी सहन करेगी। और पठान तो गुलामी पाकिस्तान की तो नहीं सहन करने वाले। ठीक है, उनको तो वैसे भी चिढ़ है मैदान के लोगों के, पहाड़ों के लोगों को, बनती नहीं, कभी पटी नहीं है जिंदगी में। ठीक है, और फिर हमको हथियार भी बहुत दे गए अमेरिका, बड़े उदार छोड़ गए। करोड़ों रुपए का, डॉलर्स का तो साला वहां पे सैनिक असला है, M4 राइफल हैं जो कि अब कश्मीर में आ रही हैं। उन्होंने बेचना शुरू कर दिया है, सब उनके तो किल्लत है पैसे की। तो जो खरीदना चाहे तो वो आईएसआई को बेच रही हैं वो हथियार, अमेरिकन हथियार जो अब भारत में लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन ड्यूरेंट लाइन के मसले पे, तहरीके तालिबान के मसले पे अभी दोनों में खटापटी हो गई है, ऑलमोस्ट युद्ध की स्थिति आ गई। तो कल ये बांग्लादेश में भी सिचुएशन बदली हो सकती है। एक तो ये गदर वहां पे शुरू हो गया। पाकिस्तान एक फटीचर मरा हुआ मुल्क, जिसके अपने मुल्क में तबाही है, बिकॉज वो बड़े जिहादी इस्लामी बनते हैं। और वही जिहाद इस्लाम वो जमायते इस्लामी के जरिए वो अब बांग्लादेश पे थोपना चाहते हैं। देखिए बांग्लादेश जब से उनसे आजाद हुआ, निजात मिली, बांग्लादेश की इकोनॉमी देखिए कहां से कहां गई है। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी से 10 गुना आगे है। कई सोशियो इकोनॉमिक मेट्रिसेस में, बंगाली इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक मेट्रिसेस है भारत से भी ऊपर। खुशहाल हो गया था वो मुल्क, थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम आई थी कोविड और यूक्रेन के चलते, लेकिन वो मुल्क तो खुशहाल है पाकिस्तान के बनिस्बत में, कंपैरिजन में। अब पाकिस्तान वहां पे फिर जिहादी इस्लाम ला के उसको भी उतला ही फटीचर मुल्क बनाना चाहता है। और जब से ये तमाशा हुआ है, आप देख रहे हैं वहां तो अराजकता है। बांग्लादेश की फौज ने कह दिया भाई हम अपने लोगों पे फायर नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वी आर विद द पीपल। अच्छी बात है, अच्छी बात है कि वो तेन आन मेन जैसा जलियांवाला बाग नहीं करना चाहते, विच इज गुड। बट आप उसका उल्टे भी नहीं जा सकते ना, विपरीत, कि करो जो करना है। अरे वो हसीना वाजेद उनकी बेचारों की, उनकी साड़ियां, उनके ब्लाउज चोरी करके ले गए उनके घर हाँ, से, सोफे उठा के ले गए, पंखे उठा के बहुत ले गए, वायरल हो रहा टीवी है। सेट उठा के ले गए, क्या तमाशा बनाया। अब आफ्टर ऑल वो आपकी प्राइम मिनिस्टर थी, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की कोई गरिमा होती है? वो बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर है ना, वो थी ना, किसी और देश की जी, थोड़ी नहीं, जो कि आपने जाके लूटपाट गजवा किया है
रेड फॉर, ये तो इनका तरीका है कि लूटपाट करके अपनी इकोनॉमी चलाओ। ये सारे ये अरेबिया से चली आ रही है ये प्रथा। और ऊपर से स्टूडेंट्स उनकी प्रोटेस्ट बोल रहे हैं, ये तो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट भी नहीं लग रहा है, स्टूडेंट्स तो लग ही नहीं अरे रहे कि बड़ी बड़ी स्टूडेंट्स ऐसा दाढ़ी कुछ वाले कहाँ से करेंगे। स्टूडेंट हो गए भाई, ये तो जमाती इस्लामी का मेन है, और वो इस्लामिक छात्र संघ या क्या बनाया है इन्होंने, वो तो पाकिस्तान ने पे किया है उसके लिए, जमायते इस्लामी भरी हुई है पूरी उसके अंदर, तभी तो हिंदू मार रहे हैं, तभी तो मंदिर तोड़ रहे हैं, ये सब ये करने पे आ गए हैं। अब मैं तो ये कहता हूं कि अगर इस तरह अराजकता चलती रही और बांग्लादेश की फौज ने अपने हाथ खड़े कर लिए, अभी मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि स्टीम ब्लो ऑफ हो जाए, स्टीम ब्लो ऑफ हो जाए, तो जब लोगों का दिमाग ठंडा हो जाए तो फिर हम वापस अपना एडमिनिस्ट्रेशन को बहाल करेंगे। लेकिन जितनी देर ये अराजकता चलेगी, मुझे यकीन है कि बांग्लादेश के भी लोग ऐसी हालात में इस्लामी पैराडाइज में नहीं रहना चाहते कि जहां तोड़ फोड़, आगजनी, केओस हो रहा है, आर्सन, लूट हो रहा है, शरेआम पूरा बांग्लादेश जल रहा है। वो कब तक लोग सहेंगे? और अगर ये लोग नियंत्रण नहीं कर पाते तो फिर स्थिति बदली हो सकती है। भाई जनता अभी को भी अपना हित देखना है ना, जी और सर, उनका हित इसमें तभी नहीं है कि बांग्लादेश में लूटपाट चलती रहे, आग जलती रहे, जो कि शेख हसीना इस्लामिक अभी कहाँ कट्टरपंथी होंगी ये चाहते भी हैं। अभी, शेख हसीना का अभी कोई परफेक्ट जगह भी नहीं बताया गया कि उनको शरणार्थी कहाँ पे दिया जाएगा, पॉलिटिकल असाइलम कहाँ पे मिलेगा। जैसे कि आपने बताया कि यूएस में भी उन्होंने उनका वीज़ा रद्द कर दिया है, अभी वो भारत में हैं, तो कपल ऑफ डेज़ पीटीआई की रिपोर्ट से ये जानकारी मिली है। पर अब इसके बाद वो किस देश का रुख करेंगी, ये अभी तक ऐसा रहस्यमय है। तो अगर मान लीजिए वो भारत में ही रहती हैं, क्योंकि इससे पहले भी वो भारत में रह चुकी हैं, तो अगर वो भारत में रहती है, तो भारत पे इसका क्या असर होने वाला है? देखिए इसके दो पहलू हैं। एक पहलू है कि भैया अब यथार्थवादी हम हो जाएं, उनका युग खत्म हो गया, उनके वापसी की वो खुद कह रही हैं कि मुझे कोई चाह नहीं है, मैं नहीं आना चाहती, और जितना आक्रोश, जन आक्रोश वहां हो गया है जो दिख रहा है सड़कों पे, मैन्युफैक्चर किया गया है, अमेरिका ने अरब स्प्रिंग खड़ा किया, वो तो बड़े माहिर हैं अरब स्प्रिंग पैदा करने। तो ये जो है साहब, ये बिल्कुल हमको ये सोचना है कि जो अभी सरकार है या वहां पे हमको उसके साथ डील करना होगा। वो हमारी डीलिंग उनके साथ थोड़ी सी खटास आ जाएगी अगर हसीना वाजेद यहीं रहती हैं, ठीक है। इसीलिए भारत में भी तबका था कि भाई इनको यूके जाना देना चाहिए जहां इनके रिश्तेदार हैं, या फिनलैंड जाने दिया जाए जहां भी इनके रिश्तेदार हैं। अमेरिका में भी इनकी काफी एक्सटेंडेड फैमिली है, लेकिन यूके ने मना कर दिया, अमेरिका ने मना कर दिया। आफ्टर ऑल जब उन्होंने तख्ता पलट किया है तो वो कहाँ असाइलम देंगे? ये सोचना भी मेरा ख्याल बड़ी अजीब बात है कि नहीं नहीं, अमेरिका हमारा जितना भी नुकसान कर ले वो दोस्त है। वो दोस्त तो नहीं दिख रहे साहब, जिस तरह से हरकतें कर रहे हैं। उनको भी भारत का सहयोग चाहिए चीन के बरखिलाफ, लेकिन ऐसा करके वो चीन के बरखिलाफ भारत को लड़ाएं, ये तो साहब मुझे नहीं समझ आता कि अगर वो हम उनके उनके एलाई हैं। एक वहां बिल भी पास हो रहा है अमेरिकन सेनेट में, प्रपोज किया गया है रिपब्लिकन्स ने कि भाई भारत को खास दर्जा दिया जाए वगैरह वगैरह। तो ये क्या खास दर्जा है साहब कि आप तो हमारे सुपुर्दे खाक कर रहे हैं हर चीज, यू नो। तो हमको भी आप थोड़ा सा आई थिंक क्लियर इंडिकेशन देने चाहिए साहब कि आप बता दीजिए आपकी मंशा क्या है। ठीक है, आप मुंह पे तो मीठे बनते हैं, और अगर आप पीठ में छुरी घोंपते रहे तो फिर आप बोले कि साहब रूस से रिश्ते तोड़ लो क्योंकि वो तुम्हारा ट्राइड टेस्टेड फ्रेंड है, हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, उससे तोड़ो ताकि हम तुम्हें बार बार धोखा दे सके। तो ये कौन एक्सेप्ट करेगा साहब? अब मतलब हमको भी थोड़ा यथार्थ के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। ठीक, एक तरीका है कि वो मीठी भाषा बोले, वो मीठी भाषा हम भी बोले, लेकिन कार्रवाई हमारी जो एक्शंस हैं वो बिल्कुल अपने राष्ट्रहित के प्रति हों। मैं नहीं समझता मोदी जी को यूक्रेन जाकर इनसे माफी मांगने की कोई जरूरत है, जेलेंस्की जैसे अपस्टार्ट से, जिसने अपने देश की तबाही करा दी है अमेरिका का पिच्छु लग्गू बन के। अमेरिका जिस देश जो उसको बहुत क्लोज आता है उसकी तबाही कर देता है, तबाही कर देता है, ठीक है।
यूक्रेन में जी। हमने साफ देख लिया है कि अपने देश की टेरिटरी को विदेशी ताकतों को रेंट आउट करने का अंजाम क्या होता है। 5 लाख लोग मारे गए हैं, कोई 1 करोड़ लोग घायल हो गए हैं, कोई इमारत खड़ी नहीं रही यूक्रेन के अंदर। बड़ी अचीवमेंट है साहब कि रूस को आंख में आप उंगली दें अमेरिका के कहने पे और बड़े हीरो बनने की कोशिश करें। इलेक्ट हुए थे ज़ेलेंस्की साहब रूस और यूक्रेन में शांति लाने के लिए और ये शांति है। उन्होंने तो अपने देश की तबाही मचा दी है और अमेरिका कहता है साहब हम तो रूस से लड़ेंगे आखिरी यूक्रेनियन जब तक ना मर जाए। हमारा क्या जा रहा है? हम तो हथियार बेच रहे हैं, हम तो पैसे कमाएँगे, प्रॉफिट कमाएँगे इस लड़ाई से। तो पाकिस्तान को भी अब समझना पड़ेगा ये, हमको भी समझना पड़ेगा कि किस तरह पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम लोग सोच के बैठे थे कि अब तो अमेरिका पूरा हमारे साथ है, पाकिस्तान को तज दिया है उन्होंने। अरे तजा-अजा कुछ नहीं है साहब। वो पाकिस्तान का पुरजोर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको वो चीन के खेमे से निकालना चाहते हैं। पाकिस्तान के जर्नैलों के सारे बच्चे फैमिली तो अमेरिका और इंग्लैंड में बैठे हुए हैं। तो वो तो शुरू से पाकिस्तान की फ़ौज अमेरिका की बड़ी चहेती फ़ौज रही है और अभी भी वो उनके हथकंडे कर रहे हैं। भाई बांग्लादेश में गदर कराया, पैसे ऐसे दिए होंगे अमेरिका ने, ऊपर से डिक्टेशन अमेरिका की होगी, किया किसने ग्राउंड पे? आईएसआई। तो आईएसआई तो बढ़-चढ़ के हिंदुस्तान को नुकसान करने में लगी है और हम उसकी सुरक्षा में लग गए। मेरा निवेदन है मोदी जी सरकार से कि साहब अब हम टूट के पड़ जाएँ, जो दुश्मन है, साँप को साँप के जैसे ही ट्रीट करना चाहिए। घायल साँप को अपने घर में पाल के रखना और समझा कि मैं दूध पिला दूँगा, बड़ा अच्छा हो जाएगा, मैं इकोनॉमिक कर दूँगा। जब हम उनसे बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो फिर अगला दर्जा भी जाने पे हमको क्या इसमें क्या हमको ये है प्रॉब्लम आ रही है और कहाँ से ये नया एक उदार तबका हमारी सरकार में आ गया है कि साहब पाकिस्तान तो कुछ नहीं है। माना कुछ नहीं है साहब, जी। माना वहाँ गफलत हो रही है, लेकिन वो घायल साँप है और वो घायल साँप तो ज़्यादा खतरनाक होता है नॉर्मल साँप से। वो घायल साँप सर घूम रहा हमारे है, ज़्यादा खतरनाक है। उसको घायल साँप को एक ही चीज़ कर सकते हैं अक्लमंदी की, उसे मार डाला जाए, सर कुचल दिया जाए। अब कुचल दिया समय जाए। आ गया जी। है, सारी गफलत, फसाद की जड़ पाकिस्तान है, चाहे अमेरिका करवा रहा है, चाहे चीन करवा रहा है, पैसे जो भी दे रहे हैं, हथकंडे ग्राउंड पे कर रहा है पाकिस्तान की आईएसआई। जहाँ भी जी। मुस्लिम बहुल राष्ट्र हैं, जैसे बांग्लादेश, जैसे मालदीव्स, हर जगह ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट खड़ी कर रहा है। तो इसको अब आड़े हाथ लेने का समय आ गया है। इसको खत्म कर देने का, केंटवा दबा देने का समय आ गया है और जितना बवाल उपद्रव वहाँ पाकिस्तान में हो रहा है एक सोच ये भी थी हमारी सरकार में और कुछ हद तक उसमें दम है कि साहब इस वक़्त पाकिस्तान की फ़ौज की ऐसी-तैसी हो रही है। उनके लोग ही उनके बरखिलाफ हो गए हैं। अगर भारत इस वक़्त उन पे हमला करे, तो पूरी जो वहाँ की जनता है वो फिर पाकिस्तान की फ़ौज के पीछे आ जाएगी, उसको अपने सेवियर के रूप में देखेगी। ये भी एक विचारधारा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब ये विचारधारा का यूज़ बाय डेट खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो घायल साँप, वो घायल पाकिस्तान की फ़ौज, वो तो कहती है कि सब कुछ आपने किया है। ठीक है, सच है या झूठ है भगवान ही जाने, लेकिन वो तो बदला लेने पे लगी हुई है कि हम भी आपको दिखाते हैं कि अभी हम मरे नहीं पूर्ण रूप से। जब तक आप आके हमारा सर ना कुचलो, तो हम आपको तंग करते रहेंगे। मैं तो डूबूँगा सनम, तुमको भी ले डूबूँगा। तो ऐसे में उदारता जी। दिखाना अब घातक हो सकता है। हाँ, वो थ्योरी खतरा बड़ी है। अच्छी है कि नहीं भाई पाकिस्तान की फ़ौज को एक रिप्रीव मत दो। पाकिस्तान के फ जी। लोग ही पाकिस्तान की फ़ौज को मारे, उससे अच्छा अ, हमारे लिए, रीजन के लिए, पाकिस्तान के लिए और कुछ नहीं हो सकता। इमरान खान ने जी। फ़ौज की ऐसी-तैसी कर दी है, हिला के छोड़ा है, झिंझोड़ दिया है पाकिस्तान की फ़ौज का। लेकिन अब फिर वो उस पे हावी हो गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम पाकिस्तान की फ़ौज की मदद ना करें। ये हमला करके ये फिलॉसफी का यूज़ बाय डेट खत्म हो चुकी है। खत्म हो चुकी आप है। कुछ ना करें, वो तो आपके हाथ धो के आपका नुकसान करने में लग गया है। अब आप हुँ। चुपचाप से सहना चाहते हैं कि भई इसको अपने देश को अपने पीछे एकजुट करने का मौका ना मिले, तो मिले साहब।
अगर पाकिस्तान फसाद की जड़ है तो पाकिस्तान को खत्म करिए। सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।